हेलो साथियों। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का जो है एक मॉक टेस्ट सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए, इस मॉक टेस्ट में आपके सांख्यिकी, इसके अलावा मैथ और अर्थशास्त्र सभी के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर इसको देखकर ये पता चल जाएगा कि किस टाइप से आपका पेपर आने वाला है और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर आपसे पूछे जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं कंप्लीट फ्री पीडीएफ जो है आप सभी को इस ऐप पर देने वाला हूं। ये आप यहां पर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद जब गवर्नमेंट एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहीं पर देख सकते हैं ये सारी पीडीएफ जो है मैं क्लास की ऐड कर रहा हूं। देखिए, यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी की कंप्लीट फ्री नोट्स सभी को दी जाएगी। इसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और किसी को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी क्लासेस यहाँ पर जितनी भी प्रैक्टिस में कराऊंगा सब कुछ आपको कंप्लीट बिल्कुल फ्री वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पेड के लिए सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो चालू की है। देखिए, आज का जो पेपर मैं आपको कराऊंगा इससे देखकर आपको यही पता चल जाएगा कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और इतना ही नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में आपको यूपी जीके और कंप्यूटर जीके की बहुत ही बेस्ट शॉर्ट नोट दी जा रही है, जिससे आप सबसे कम समय में जो है मेन क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएंगे। और इसकी फी अभी बहुत ही नॉमिनल सी रखी गई है। अगर आप ये बेस्ट लेना चाहेंगे तो आपको सीधे यहीं पर इसी ऐप में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा यहीं पर, और या फिर गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर फीस जो है बहुत ही लिमिटेड है। तो इसको लेने से पहले तो आपको पेपर देखना है कि किस लेवल का आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया, कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ इतने टफ होंगे जो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सांख्यिकी की व्यापक अर्थ, यानी कि यहाँ पर प्लूरल सेंस में जो है आपसे परिभाषा के अनुसार सांख्यिकी का अर्थ पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है आपसे बहुवचन के रूप में पूछा जा सकता है या फिर एक वचन के रूप में सिंगुलर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो सिंगुलर फॉर्म में अगर बात होगी तो सिंगुलर फॉर्म में मैंने बताया था कि जब भी एक वचन की बात हो तो एक वचन में सांख्यिकी के बारे में जब पूछा जाए तो यहाँ पर सांख्यिकी का मतलब जो है वो साइंस और मेथड से है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ लीजिएगा। ठीक है, विज्ञान और विधियों से है। लेकिन जब यहाँ पर व्यापक रूप यानी कि बहुवचन की बात होगी तो यहाँ पर सांख्यिकी का मतलब संख्यात्मक तथ्यों या फिर संख्यात्मक आंकड़ों से होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी अनुसंधान में समष्टि, समष्टि का मतलब मैंने बताया था समष्टि हो सकता है, समष्टि की जगह पर समग्र मिल सकता है आपको, या फिर पॉपुलेशन लिखा मिल सकता है। तो समष्टि हो गई, समग्र हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन हो गई, इतनी विशाल है कि उसका अध्ययन करना असंभव है। यानी कि पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जो उसका अध्ययन करना असंभव है। तो इस स्थिति में सांख्यिकी प्रतिदर्श यानी कि सैंपल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, सैंपल यानी कि प्रतिदर्श का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, एक तो धन बचाने के लिए, इसके अलावा समय बचाने के लिए, और यहाँ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना जो है एक प्रकार से असंभव होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सैंपल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सैंपल जितना बड़ा होता है शुद्धता भी उतनी ज्यादा होती है। तो कुल मिला के सैंपल के यूज से शुद्धता और मितव्यता के लिए यहाँ पर हम लोग जो है पॉपुलेशन यानी कि समग्र में जो है किसका प्रयोग करते हैं, सैंपल यानी कि प्रतिदर्श का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए, यहां पर कह रहा है कि सीमित यादृच्छिक प्रतिचयन, ठीक है, यहां पर जो है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो है आपका जो स्तरित प्रतिचयन होता है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो आपसे स्तरित प्रतिचयन का सबसे बड़ा लाभ, तो अगर मैं स्तरित प्रतिचयन की बात करूं तो इसका लाभ क्या होता है, ये क्या करता है, सजातीय वर्गों में बांटकर हमेशा प्रतिनिधित्व क्षमता को बढ़ा देता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व क्षमता को बढ़ाता है। यहां पर देखिए ये दिया गया प्रतिनिधित्व क्षमता को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये विकल्प सही हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि स्तरित प्रतिचयन जो होता है ये हमेशा सजातीय वर्गों में, जो समष्टि होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उसको हमेशा सजातीय वर्गों में विभाजित करके जो है क्या करता है, उसकी प्रतिनिधित्व क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला यहां पर दिया गया है कि आंकड़ों के संग्रह की कौन सी विधि को जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के समकक्ष माना जाता है। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जिसमें डायरेक्ट जो है यहां पर किसी की सूचना से नहीं ली जाती है, तो उसी प्रकार से यहां पर जो सूचना होती है वो संवाददाताओं के द्वारा जो है यहां पर ली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, इंफॉर्मेशन जो ली जाती है वो करस्पॉन्डेंट के द्वारा जो है यहां पर ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माध्यिका का एक अद्वितीय गुण हो। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपका अर्थमेटिक मीन होता है यानी कि समांतर माध्य होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होता है यानी कि गुणोत्तर माध्य होता है, और इसके अलावा हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य होता है, ये होते हैं। इसके अलावा आपका मीडियन होता है, और मीडियन के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका बहुलक यानी कि मोड होता है। तो अगर इन दोनों की बात होगी यानी कि यहाँ पर जो है माध्यिका और बहुलक की, तो ये आपके पोजिशनल मीन होते हैं। कौन से मीन होते हैं? ये आपके जो है पोजिशनल मीन होते हैं, ये आप लोग जो है याद रखेगा। और ये जो होते हैं आपके तीनों, ये मैथमेटिकल मीन होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। मैथमेटिकल मीन यानी कि गणितीय माध्य। तो यहाँ पर माध्यिका के बारे में पूछा गया, तो माध्यिका कौन सा होगा? पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब क्या होता है? स्थिति संबंधी माध्य है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेगा। आपके अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य जो होते हैं आपके, ये गणितीय माध्य होते हैं, गणितीय एवरेज होते हैं। और जो आपकी माध्यिका और बहुलक होती है, ये पोजिशनल यानी कि स्थिति माध्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यिका के बारे में पूछा गया था, इसलिए आप यहाँ पर क्या बताएंगे? स्थिति माध्य, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी में बहुलक यानी कि मोड का मान क्या होगा यदि श्रेणी में आवृत्तियां अनियमित हों, यानी कि जो आवृत्तियां दी गई हैं वो अनियमित हैं और समूहन विधि का उपयोग किया जाता है। तो आवृत्तियां जब यहाँ पर अनियमित होती हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? समूहन विधि का। और समूहन विधि में क्या किया जाता है? हमेशा मैक्सिमम आवृत्ति वाले वर्ग को जो है चुना जाता है। समूहन विधि में क्या करते हैं हम लोग? समूहन तालिका में अधिकतम आवृत्ति वाले वर्ग को जो है यहाँ पर बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए चुना जाता है, यानी कि सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि मानक विचलन, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है कितना? सिग्मा बराबर 10। तो सॉरी, यहाँ पर दिया गया है आपको सिग्मा बराबर 10, तो यहाँ पर माध्य आपसे जो है पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है किसकी? प्रसरण की। तो प्रसरण के बारे में अगर पूछा गया तो प्रसरण बराबर आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा का मान कितना है? यहाँ पर 10 दिया गया है, और 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सीधे सीधे आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। यानी कि जो आपको एक्स बार दिया गया, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रसरण जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के वर्ग के बराबर होता है। तो सीधे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग कर देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है विषमता, यानी कि स्क्यूनेस की बात हो रही है कि बाउली की विधि किस पर आधारित होती है। तो विषमता की जो बाउली की विधि होती है वो किस पर आधारित होती है? अगर मैं याद करूं, यहाँ पर आपको बताऊं बाउली की विधि के बारे में, तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है? Q3 यहाँ पर प्लस Q1, और इसके अलावा माइनस होता है 2 मीडियन यानी कि माध्यिका की बात हो रही है, और बटे में होता है आपका Q3 माइनस Q1। तो Q क्या होता है? यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन होते हैं। Q क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। M क्या है? माध्यिका। तो कुल मिला के विषमता किस पर आधारित होती है? ये विषमता है आपके। तो विषमता जो है आपको क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि Q पर निर्भर है और माध्यिका पर निर्भर है। तो अब आप इसमें चेक कर लीजिए कहां पर आपको क्वार्टाइल डेविएशन या माध्यिका दिया गया है। तो ये देख सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब चतुर्थक होता है, ठीक है। क्वार्टाइल और माध्यिका की बात इंग्लिश में भी इधर दिया गया, क्वार्टाइल और मीडियन की बात हो रही है, ठीक है। तो कुल मिला के विषमता जो है वो चतुर्थकों और माध्यिका पर निर्भर करती है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है कि फिशर के आदर्श सूचकांक को आदर्श क्यों कहा जाता है। तो फिशर के बारे में सभी को पता होगा कि ये एक ऐसा सूचकांक है जो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट और इसके अलावा यहाँ पर जो है तत्व उत्क्रमणता परीक्षण, यानी कि अगर मैं बात करूं तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो इन दोनों को ये जो है यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर जो है इन दोनों को पूरा करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फिशर जो आदर्श सूचकांक है टाइम रिवर्सल टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है समय उत्क्रमणता परीक्षण, और यहाँ पर जो है आपका जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है जिसे उत्क्रम्यता या फिर उत्क्रमणीयता परीक्षण बोलते हैं। तो ये जो फिशर सूचकांक है ये इन दोनों को यहाँ पर जो है संतुष्ट करता है या फिर बोल सकते हैं पूरा करता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जब दो चरों के बीच सहसंबंध का मान इतना हो तो यह किस प्रकार की दिशा को इंगित करता है। अगर याद हो आपको तो यहाँ पर -1 से लेकर 0.75
माइनस में, अगर -1 से 0 पॉइंट यहाँ पर 75 दिया गया, तो इस स्थिति में जो आपका सह संबंध होता है ये कैसा होता है, ये आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, कैसा सह संबंध होता है, ऋणात्मक। देखिए माइनस चिन्ह लगाए तो इससे ये तो आपको पता चल ही जाएगा ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर जो है ये -1 से जब 0.75 के बीच होगा तो यहाँ पर जो ऋणात्मक होगा ये मजबूत होगा। ठीक है, लगभग पूर्ण ऋणात्मक बोल सकते हैं होता है। कब होता है, लगभग पूर्ण ऋणात्मक यहाँ पर ये संबंध होगा। ठीक है, जब 0.75 से लेकर 0.25 के बीच आएगा तो वो मध्यम हो जाएगा। ठीक है, और 0.25 से एक जहां पर 0 के बीच आएगा तो फिर वो उच्च हो जाएगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक R के लिए कौन सा कथन सही है। तो सहसंबंध गुणांक, अगर R की बात की जाए तो R का मान जो होता है वो किसके बीच होता है, -1 और +1 के बीच इसका मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये हमेशा जो है आपका -1 और +1 के बीच जो है वो रहता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिगमन रेखा x बराबर a + by में यदि b का मान धनात्मक है, जो b दिया गया है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो r होगा, जो सहसंबंध गुणांक होगा, ये भी आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ही होगा। ये आपको सहसंबंध में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला कह रहा है कि न्यूनतम वर्ग विधि में अवशिष्टों के वर्गों का योग क्या होता है। तो न्यूनतम वर्ग विधि बात की गई है। ठीक है, तो न्यूनतम वर्ग विधि में जो अवशिष्ट होते हैं इनके वर्गों का योग भी हमेशा मिनिमम ही होता है, यानी कि न्यूनतम ही होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन आया, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। ये आप मैथ का भी मान सकते हैं, स्टैटिक्स का। वैसे तो ये स्टैटिक्स का ही माना जाएगा क्योंकि मीन पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या है। अब अगर अभाज्य संख्याएं आपको आती तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्या जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके अलावा 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या है, ये आपके जो है अभाज्य 10 बोला गया पहले, तो ये 5 हुई है अभी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा आपका, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगी। और आप लोग जब मीन यानी कि जब माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या बताया गया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी पद दिए गए उन सभी का योग करिए और इसके अलावा बटे में उनकी संख्या से भाग कर दीजिए। देखिए 2 3 5 5 10 7 17 इस तरह से सारे जोड़ना है आपको। 13 + 17 19 23, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 129। और कितने नंबर है टोटल, 10। तो इसको 10 से आप डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.9 आपका यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। तो ये पहले 10 संख्याओं का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का मीन यानी कि माध्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि एक समुच्चय, ये दिया गया, अब ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसके कुल उचित उप समुच्चय, यहाँ पर आपसे प्रॉपर सबसेट की बात की गई है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2n - 1 होता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, n का मतलब यहाँ पर कितने अवयव दिए गए, देखिए 1 2 3 अवयव हैं, तो 2 की घात 3 - 1, और 2 की घात 3 करेंगे तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 - 1, 8 से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि समीकरण, आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और इनको हल करके x और y का मान निकालना है। समीकरण हल करना आप बहुत छोटी क्लासों से ही सीख रहे हैं, जो विधि जिसको आती है उसका यूज करके आप मान निकाल लीजिए, कोई भी विधि यूज कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहले ये समीकरण देखिए, इससे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो y आपका इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + y, इतना हो जाएगा, y इधर प्लस में आ गया। अब y की वैल्यू मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, इसमें सॉरी x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, 1 + y, प्लस में हो जाएगा 3y और बराबर में हो जाएगा 7। आप इसका गुणा करिए तो 2, प्लस में हो जाएगा 2y, प्लस में हो जाएगा 3y और बराबर में हो जाएगा 7। इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 5y। ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, काट दीजिए। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y की वैल्यू 1 आपको 3 में दी गई है, तो अब आपको x की चेक करना पड़ेगा। तो y का मान अब यहाँ पर रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x बराबर 1 +
y का मान आपका 1 आया है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब आप चेक कर लीजिए, x का मान 2 और y का मान 1 जहां पर दिया होगा वही आपका विकल्प यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी राशि में 25% की कमी की जाती है तो उसे पुनः प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए कितने परसेंट की कमी की जा रही है, 25% की कमी की जा रही है। तो वृद्धि करने के लिए यहाँ पर देखिए 25% की कमी हो रही है, तो 100 में से आप 25 घटा दीजिए, 100 माइनस 25। बस इसको अब आपको सॉल्व कर लेना है गुणे 100। देखिए ये हो जाएगा 25, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100 से 25 घटाएंगे तो 75। इसको आप हल करेंगे तो लगभग आपका 33.33 के आसपास जो है आंसर आ जाएगा। ये अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है सभी को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपका, देखिए लॉग का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया लॉग बेस 5125। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 125 को आपको क्या लिखना है, 5 की घात 3। तो ये अब आपका क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा log बेस 5 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो आपको पता है ये 3 जो है आगे आ जाएगा, तो सीधे सीधे 3 log बेस 5। बाकी ये याद रखिएगा, जब भी बेस और संख्या दोनों बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1 होगी और 1 में आप गुणा करेंगे 3 का, तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी 3 आएगी और log 1 का मान हमेशा 0 होता है, तो कुल मिला के 0 + 3 कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर जो है इसका पहला विकल्प जो दिया गया 3, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक सिक्का, ये आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रायिकता का क्वेश्चन है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या, यहाँ पर आपसे कुल संभावित परिणामों की संख्या पूछा है। जब भी कुल संभावित परिणाम आपको ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला याद रखिएगा 2 की पावर n। देखिए यहाँ पर एक सिक्कों को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है। सिक्के की बात हो रही इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया 2 की पावर, तो 2 की घात कितना बन जाएगा, 3, क्योंकि 3 बार उछाला गया। सीधे सीधे कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर कह रहा है कि सशर्त प्रायिकता PA/B का सही रूप। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, PA/B बराबर होता है PA/B और बटे में होता है PB। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका विकल्प नंबर ए में दिया गया है, कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है सभी को अच्छे से। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स की गणना का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अप्रत्यक्ष कर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसका प्रयोग करेंगे आप, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी, ये आपका यूज किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में किस उद्योग क्षेत्र का सबसे अधिक भार दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है यानी कि IIP जो है यहाँ पर, इसमें सबसे ज़्यादा जो भार दिया गया है वो विनिर्माण क्षेत्र का दिया गया है। किसका दिया गया है, विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, लगभग 77 दशमलव कुछ पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी को दिया गया है। इसके बाद आ जाइए भारत में आर्थिक गणना कौन करता है। तो आर्थिक गणना आपका यहाँ पर जो है मोस्पी यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम तो आप सभी को पता होगा, मोस्पी का क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, ये पूरा नहीं है, पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए किस सांख्यिकी अध्ययन में पायलट सर्वे का उपयोग किया जाता है। हमेशा जो पायलट सर्वे होता है इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर जो है छोटी अवधि यानी कि छोटे समय में जो है सर्वेक्षण से पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा आप लोग, जो आपके मुख्य बड़ी सर्वेक्षण है इससे पहले जो छोटी अवधि के लिए किया जाता है वो आपका पायलट सर्वे होता है। तो मुख्य सर्वेक्षण की व्यवहार्यता जांचने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, पायलट सर्वे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आश्रित चर
को सांख्यिकी समीकरणों में सामान्यतः जो है वो किस अक्षर से दर्शाया जाता है। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको किससे यहाँ पर जो है दर्शाया जाता है। ज़्यादातर आश्रित चर जो होता है आपको इसको एक्स से यहाँ पर जो है प्रदर्शित यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी रिपोर्ट में पाद टिप्पणी यानी कि फुट नोट की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था जो आपकी टेबल होती है इसमें फुट नोट का उद्देश्य क्या होता है। फुट नोट जो होता है ये आंकड़ों की सीमाओं और विशेष स्पष्टीकरण के लिए जो यहाँ पर फुट नोट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि x और y पूर्ण स्वतंत्र हैं यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो सहसंबंध गुणांक r, याद रखेगा जब भी x और y पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे तो यहाँ पर सहसंबंध गुणांक आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सहसंबंध गुणांक यानी कि r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सूचकांक निर्माण में आधार खिसकाने यानी कि बेस शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। तो याद रखेगा आधार वर्ष को बदलना जो है यहाँ पर बेस शिफ्टिंग या फिर आधार खिसकाना बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिगमन विश्लेषण में बहुल प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिगमन विश्लेषण में बहुल प्रतिगमन क्या करता है, ये एक से अधिक स्वतंत्र चरों का उपयोग करके जो है आश्रित चरों का अनुमान लगाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या करता है, एक आश्रित और दो अधिक स्वतंत्र चरों का प्रयोग करके यहाँ पर क्या करता है, आश्रित चर का अनुमान लगाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर क्या कह रहा है कि आवर्त वितरण में विषमता होने पर माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या होता है। तो यहाँ पर जब भी विषमता होगी आवर्त वितरण में तो विषमता होने पर माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होते हैं इनके मान अलग अलग होते हैं। ये याद रखिएगा, जब विषमता या नहीं होगी तो इनके माध्य बराबर होंगे, लेकिन विषमता होने पर इनके मान जो होंगे वो सभी के अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ का दिया गया है f(x) बराबर आपको एक समीकरण दिया गया और इसकी वैल्यू पूछी गई, तो सीधे सीधे x की जगह पर आपको 2 पुट कर देना है। तो जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 गुणे x की जगह पर 2 आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेना है तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये आपका ऐड होके यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा आपका 9। तो ये आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी में ककुदता यानी कि कुर्टोसिस का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर अगर ककुदता की बात होगी तो ये जो है यहाँ पर शीर्ष के नुकीलेपन को बताता है। कुर्टोसिस क्या करता है, कुर्टोसिस जो है ये वक्र के शीर्ष के नुकीलेपन या फिर यहाँ पर चपटेपन के बारे में बताता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि फिशर के सूचकांक में कौन सा माध्य प्रयुक्त होता है। तो फिशर के सूचकांक में आपका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य जो है वो यूज होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर कौन सा प्रयोग होता है, गुणोत्तर माध्य प्रयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सहसंबंध गुणांक r के लिए क्या सत्य है। आप सभी को पता होना चाहिए कि r की वैल्यू जो होती है सहसंबंध गुणांक में वो -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है यहाँ पर क्या लिख दिया जाए आपका कि r की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। ठीक है, तो +-1 ऐसे भी लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि किस तरीके से वहां पर दिया गया है। इसके बाद अगला कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर अगर n प्राकृतिक बोला है तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो अंक गणितीय माध्य होता है वो आपका n+1/2 होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो दिया गया है आपका ये सही हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, ये तो आप सभी को रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी का दुरुपयोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो सांख्यिकी का दुरुपयोग जो होता है वो हमेशा अकुशल व्यक्तियों द्वारा डेटा का विश्लेषण करने के कारण होता है। ठीक है, जो अकुशल व्यक्ति होते हैं जिनको डेटा की जानकारी नहीं होती है, जब वो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इसका दुरुपयोग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो प्रसरण क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रसरण की वैल्यू में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो यहाँ पर प्रसरण का स्क्वायर होता है। तो सीधे सीधे आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा
25 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि प्रतिदर्श का आकार बढ़ाने पर प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है। ये मैंने जब आपको सेकंड चैप्टर में प्रैक्टिस कराई थी तो वहां पर मैंने बताया था, जब भी आपके प्रतिचयन त्रुटि की बात होगी, किसके प्रतिदर्श के आकार बढ़ने पर, जब भी सैंपल का आकार बढ़ता है तो त्रुटि हमेशा कम होती है। मैंने बताया था कि सैंपल का आकार बढ़ाने पर जो प्रतिचयन त्रुटि होगी वो हमेशा घटेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि ओजाइव वक्र किसके लिए बनाए जाते हैं। तो ये वक्र हमेशा संचयी बारंबारता के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि सूचकांक में तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि यहाँ पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात हो रही है। देखिए इसका फॉर्मूला अगर सही से पूछा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है P01 Q01 और बराबर में होता है यहाँ पर वैल्यू रेशियो। ठीक है, क्या होता है आपका वैल्यू रेशियो, VR भी लिख सकते हैं या फिर सीधे सीधे आप वैल्यू रेशियो लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला इस रूप में दिया गया P इंटू क्यू बराबर वैल्यू रेशियो, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त मापक क्या है। तो जब भी यहाँ पर आर्थिक विकास की बात होगी तो आर्थिक विकास जो है ये आपका प्रति व्यक्ति आय, किसके द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है यहाँ पर आर्थिक विकास का जो है मापन किया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि प्रतिदर्श आवंटन की सबसे सरल विधि कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी प्रतिदर्श आवंटन की बात होगी तो इसकी जो सबसे सरल विधि है वो आपकी यहाँ पर आनुपातिक आवंटन, ये इसकी सबसे सिंपल मेथड यानी कि सबसे सरल विधि होती है। अगला यहाँ पर है कि सांख्यिकी में माध्य का एक गुण क्या है। तो माध्य का एक गुण यहाँ पर जो है याद रखिएगा, माध्य जो होता है ये विचलनों का जो योग होता है वो हमेशा 0 होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया विकल्प नंबर बी, विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि न्यूनतम वर्ग विधि में किसे न्यूनतम किया जाता है। यहाँ पर जो है न्यूनतम वर्ग विधि में किसे कम किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमेशा अवशिष्टों के वर्गों का जो योग होता है उससे यहाँ पर हमेशा निम्न किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक R जो है ये इसका क्या अर्थ है। तो सहसंबंध गुणांक जो है इसका क्या अर्थ है आपसे पूछ रहा है। तो सहसंबंध गुणांक के अर्थ की बात करें तो ये R जो होता है आपका ये रैखिक सहसंबंध की तीव्रता और दिशा बताता है। क्या बताता है, एक तो ये तीव्रता बताता है, ठीक है, इंटेंसिटी, और दूसरा यहाँ पर डायरेक्शन यानी कि दिशा बताता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर तीव्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया कि चरों के बीच रैखिक संबंध की तीव्रता को बताता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। तो ये तीव्रता और दिशा को बताएगा। इसके बाद आ जाइए, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका छूट गया, ये 46 नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि प्रतिगमन रेखा y का x पर क्या बताती है। हमेशा याद रखिएगा प्रतिगमन रेखा जो होती है y का x पर प्रभाव बताती है। क्या बताती है, ये यहाँ पर हमेशा इफेक्ट बताती है। तो y का x पर क्या बताएगी, y का x पर जो है प्रभाव यानी कि इफेक्ट बताती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आश्रित चर को किस अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो आश्रित चर जो होता है इसको हमेशा y अक्ष पर रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, y अक्ष पर जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि सूचकांकों का प्रयोग किसके लिए होता है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, सूचकांक की बात हुई है। तो सूचकांकों का प्रयोग हमेशा महंगाई या फिर कीमतों में हुए बदलाव को मापने के लिए करते हैं। किसके लिए, कीमत या महंगाई में जो परिवर्तन होता है इसको मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी प्रणाली में स्टब का अर्थ क्या होता है। आपको याद होगा मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, टेबल में मैंने आप सभी को बताया था जब सेकंड चैप्टर की मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि देखिए जैसे कि ये रो हैं, ये सारी क्या हैं, पंक्तियां यानी कि रो, ठीक है, इस तरह से, और ये क्या है आपके कॉलम हैं इस तरह से। तो जो कॉलम की हेडिंग होती है इसको हम लोग यहाँ पर बोलते थे, क्या बोलते थे, कैप्शन। यहाँ पर इसको क्या बोला जाता था,
इसको बोला जाता था कैप्शन। और जो ये यहाँ पर रो की जो हेडिंग डालते हैं आप इस बॉक्स में, जो रो की पंक्ति की जो हेडिंग होगी उसी को यहाँ पर स्टब बोला जाता है। तो जो पंक्ति के शीर्ष का जो हेडिंग होगी वही यहाँ पर आपकी क्या कहलाएगी, स्टब कहलाएगी। और अगर यहाँ पर कॉलम की पूछ लेता आपसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये फिर कैप्शन कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टब क्या है, ये पंक्ति का शीर्ष है, और कैप्शन क्या होता है, ये आपका कॉलम का शीर्ष होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी का पिता किसे माना जाता है। तो सांख्यिकी का पिता जो है आपका गॉटफ्राइड यहाँ पर एकेनवाल को माना जाता है। ठीक है, हिंदी में आपका ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, याद रखिएगा, गॉटफ्राइड एकेनवाल को जो है यहाँ पर माना जाता है। तो ये आप सभी को याद रखिएगा। बाकी मैंने बताया था कि यहाँ पर R.A. फिशर को जो है आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इन्हें जो है यहाँ पर आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, फिशर को कहा जाता है। ठीक है, और गॉटफ्राइड एकेनवाल को जो है सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आज 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी अभी मेरी जो है यहाँ पर गॉलब्लैडर सर्जरी हुई है, तो इसकी वजह से बोलने में थोड़ा सा दिक्कत मुझे हो रही है। ठीक है, इसलिए आज मैं इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बाकी फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लेना चाहें तो मैंने आप सभी को बता रखा है, ये आपको जो है कहाँ पर मिलेगा, LV क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही कम फी है, और इसमें साथ ही साथ आपको यूपी जीके, कंप्यूटर जीके के शॉर्ट्स 1 लाइनर नोट्स भी मिल जाएंगे। और आपने अभी पेपर भी देखा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पेपर मिलने वाला है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो किस लेवल की हो जाएगी। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, और आप जितना ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद।